Afternoon student, this is our chapter number 2 of economics, that is people as resource. तो ओवरव्यू दे रखा है इसके अंदर चैप्टर का। हम स्टार्ट करते हैं अपने रीडिंग। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी. Population become human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं छोटे से पैराग्राफ के अंदर. तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब ये है कि पॉपुलेशन हमारी क्या बन जाए, एसेट. हमारी इकोनॉमी के लिए पीपल क्या बन जाए, पॉपुलेशन जो है हमारी वो क्या बन जाए, एसेट, ना कि एक लाइबिलिटी रेदर देन अ लाइबिलिटी. यानी कि पॉपुलेशन हमारी एसेट हो हमारी इकोनॉमी के लिए, ना कि लाइबिलिटी. देखिए एसेट का मतलब होता है मनी, कैपिटल, प्रॉपर्टी, कोई लैंड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो. तो यानी कि हमारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या बन जाकर, फ्रूटफुल बन जाए, ना कि लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब है बोझ, ठीक है ना, यानी कि बर्डन हमारे ऊपर. जैसे हमारी जो इनकम है जो 50,000 है वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है ना. और हमने अगर किसी से बोरो कर रखे हैं पैसे तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर बर्डन है, हमें उसे वो पैसे लौटाने हैं. तो इसी तरह हम पॉपुलेशन को भी क्या बना सकते हैं, अपने एसेट बना सकते हैं, यानी कि अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए उसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, ठीक है ना. और पीपल एज रिसोर्स का मतलब यही है कि जब पीपल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट बन जाते हैं, यानी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल हो जाते हैं, ना कि हमारी कंट्री के लिए एक बर्डन बनते हैं, ठीक है ना. और ये जिसमें बताया है कि पीपल को हम ह्यूमन कैपिटल यानी कि कब कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं, यानी कि फ्रूटफुल बना सकते हैं, यानी कि एक रिसोर्स बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें. और इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. यानी कि देखिए हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसे लोग बाग क्या मानते हैं, एक लाइबिलिटी मानते हैं, एक बर्डन मानते हैं हमारी इकनॉमी पे. कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, हमारी कंट्री पे क्या बनना है, एक बर्डन है, हमारी कंट्री के लिए लाइबिलिटी है, हमारी कंट्री पे बोझ है. जबकि हम अपनी पॉपुलेशन को एक रिसोर्स बना सकते हैं, ठीक है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करके यानी कि उसे एसेट बना सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की इकनॉमी के लिए उसे फ्रूटफुल कर सकते हैं, ठीक है ना. तो वो कैसे बनेगी हमारी कंट्री के लिए हमारी पॉपुलेशन एसेट, जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे. इन्वेस्टमेंट किसकी फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में और मेडिकल केयर की फॉर्म में. एजुकेशन का मतलब यानी कि हम अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराएं. ट्रेनिंग का मतलब उसके अंदर स्किल्स डेवलप करें, किसी को टेलर की स्किल प्रोवाइड कराएं, किसी को एक बार्बर की, किसी को एक कॉबलर की, किसी को एक कारपेंटर की. तो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम उन्हें स्किलफुल पर्सन बना सकते हैं. उन्हें हर किसी को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें. और अगर हम ऐसा कर लेंगे ना तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसेट में. यानी कि फिर वो हमारी कंट्री पे एक बर्डन नहीं रहेगी, बल्कि हमारी कंट्री को, इकोनॉमी को और बूस्टअप करेगी, ठीक है ना. तो जैसे इसमें बताया हुआ भी है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बडीड इन देम. यानी कि ह्यूमन कैपिटल उसे कहते हैं जिसके पास या तो कोई स्किल हो या उसके अंदर कोई नॉलेज हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम एक ह्यूमन कैपिटल. यानी कि देखिए एक टेलर क्या है, वो भी हमारी एक ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल है, वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहा है. ऐसे देखिए एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक कॉबलर, एक कारपेंटर, ये सब हमारी कंट्री के लिए क्या है, फ्रूटफुल है, हमारी कंट्री के लिए एसेट है, ठीक है ना. तो हम अपनी कंट्री को क्या बना सकते हैं, एक एसेट बना सकते हैं. हम उसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करके एसेट बना सकते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज़. तो सेकेंड पैराग्राफ है, पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national products. Like other resources, population is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. What that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. देखिए
पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब मैंने एक वहाँ पे भी बताई आपको डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन पीपल एज रिसोर्स की ये भी है कि पीपल एज रिसोर्स का मतलब ये है कि हम कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को देखें, उसके स्किल्स एंड उसकी एबिलिटीज़ को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, पीपल एज रिसोर्स। यानी कि एक आदमी एक रिसोर्स बन सकता है अगर उसके पास या तो कोई स्किल हो या उसके पास एजुकेशन हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक रिसोर्स कहलाएगा कंट्री के लिए। और जो हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है, जो हमारी जीडीपी है और जीएनपी है, उसे इन्हांस करेगा, उसे प्रमोट करेगा, उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो देखिए जैसे बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स हैं, मैन मेड रिसोर्स हैं, ठीक है ना, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है ना। और इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, हम हमारी कंट्री के अंदर जो है ना पॉपुलेशन को एक बर्डन की तरह माना जाता है। क्यों? कि हम उसकी नेगेटिव साइड को देखते हैं, नेगेटिव साइड को यानी कि हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो इतने सारे फूड की ज़रूरत पड़ेगी, इतने सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी होगी, इतने सारे लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, जबकि हम उसकी पॉजिटिव साइड को भूल जाते हैं। देखिए अगर हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसे एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कर देना तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। जैसे जापान ने किया, देखिए जापान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थी, ठीक है ना, और वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान के दो प्लेसेस हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे क्या हुए, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए थे, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उसके बावजूद भी देखिए जापान कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनी है। वो कैसे बनी है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे वर्क किया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, जो आपको यहाँ पे दिया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। और इन्वेस्टमेंट का मतलब यानी कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो जापान के गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी ह्यूमन कैपिटल थी उसे फॉर्म किया, बनाया, ठीक है ना। उन्होंने कैसे बनाया अपनी ह्यूमन कैपिटल को, यानी कि उन्होंने अपने यहाँ के पीपल को एक रिसोर्स बना दिया। ह्यूमन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स को। पॉपुलेशन को लायबिलिटी से किस में कन्वर्ट कर दिया, एसेट के अंदर। और कैसे, इन्वेस्टमेंट करके। और 3 जगह इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर। और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि जापान आज कितनी ज़्यादा एक इकोनॉमिकल पावरफुल कंट्रीज़ है। और वो किसकी वजह से है, क्योंकि जापान के गवर्नमेंट ने अपनी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया है। देखिए फिर ये है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person as well as the higher productivity of a healthier people. तो देखिए जैसे इन्वेस्टमेंट होती है ना ह्यूमन कैपिटल के अंदर, ये किसके थ्रू होती है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ के थ्रू, ठीक है ना। जैसे हम फिजिकल कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, ऐसे ही हमें ह्यूमन कैपिटल के अंदर भी इन्वेस्ट करने की नीड होती है। जैसे हम कोई अपनी फैक्ट्री लगाते हैं या कोई होटल खोलते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही देखिए जो हमारी यहाँ पॉपुलेशन है उसमें भी इन्वेस्टमेंट की नीड है। उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे हम, उसे एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। तो देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें हायर इनकम्स मिलेंगी, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा पैसे कमा सकता है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। एक बेटर ट्रेंड पर्सन एक ज़्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि उसके स्किल ज़्यादा इन्हांस होंगे। ऐसे ही देखिए एक हेल्थियर पीपल जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है और उससे उसकी जो इनकम होगी वो भी हायर हो जाएगी। तो हमें अपनी ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की नीड है, हमें अपनी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने की नीड है। अब ये देखिए, नॉट only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other direct ways, because the advantage of a more educated healthier population is spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बेस्ट रिसोर्स है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड एक रिसोर्स है, कैपिटल एक रिसोर्स है, और जो आपके पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये अपना खुद यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका यूज़ कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं। और जितनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा वो हम अपनी अदर रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हों और चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों। For many decades in India, large population has been considered a liability rather than a asset. But a large
population need not to be a liability. It can be turned into productive asset by investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. तो देखिए कह रहे हैं कि बहुत सारे डिकेड से, यानी कि बहुत सारे सालों से ये माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि जो हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, यानी कि हमारी कंट्री के ऊपर बर्डन है, ना कि एक एसेट है, ना कि फ्रूटफुल नहीं है हमारे लिए। जबकि लार्ज पॉपुलेशन जो है वो ज़रूरी नहीं कि लाइबिलिटी हो हमारे लिए, हम इसे किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की नीड है, किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर एंड ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है ना। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी गिवन है, ये स्टोरी ऑफ साकाल, ऐसे एक नीचे गिवन है आपको स्टोरी ऑफ विलास। आपको इन दोनों स्टोरी को रीड आउट करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, देखिए ये क्या है, आपका साकाल है और ये आपका विलास है। तो ये देखिए दोनों फ्रेंड थे, एक गांव के अंदर रहते थे, इस तरह की कोई स्टोरी होगी, मैंने भी अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो विलास ने एजुकेशन पाई, ठीक है ना, और ये ज़्यादा डेवलप हो गया, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, इसकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई। ऑन दी अदर हैंड ये जो विलास था, इसने एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की, ठीक है, गेन नहीं की, एजुकेशन को गेन नहीं किया, और ये जहाँ पे जैसे इसके मदर फादर जो वर्क करते थे वही काम ये करने लगा। इसकी प्रोडक्टिविटी आज भी लो है, इसकी इनकम आज भी लो है। तो देखिए डिफरेंस आता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करने से। तो देखिए अब in the two case studies we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programs. Sakal found a job in a private firm while Vikas continued to with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. तो देखिए कह रहे हैं इन दो केसेस के अंदर किसकी स्टोरी थी, साकाल की और विलास की। साकाल जो था वो स्कूल जाता था और विलास स्कूल नहीं जाता था। साकाल जो था वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी भी था, जबकि जो विलास था बेचारा उसे आर्थराइटिस का पेशेंट था, वो गठिया बाई का पेशेंट था, तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जा सके। जो साकाल था उसने एजुकेशन गेन की स्कूल से, और उसके बाद उसने डिग्री गेन की कहाँ, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। साकाल को एक प्राइवेट फर्म के अंदर एक जॉब मिल गई, ठीक है ना, और वो बहुत ज़्यादा उसका मतलब उसकी सैलरी स्टेटस जो था वो इंक्रीज़ हो गया। ऑन दी अदर हैंड विलास जो था वो वही काम कर रहा है जो उसकी माँ वर्क करती थी, और एक मीगर इनकम मिलती है, यानी कि उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं जो वो काम कर रहा है। इन केस ऑफ साकाल several years of education added to the quality of labor. This enhances total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. Thus in turn plays an individual through salary or in others form of choice. In case of Vilas, there could not be any education or healthcare facilities in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother's. Henceforth, he draws the same salary as unskilled labor as his mother. अभी कह रहे हैं कि साकाल के केस में साकाल ने क्या किया, अपने सेवरल ईयर्स जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन को गेन किया, तो उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर जो थी वो इन्हांस हो गई। इन्हांस होने का मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उसकी इकनॉमी यानी कि जो उसकी इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी। ऑन दी अदर हैंड आप देखें विलास ने जो था ना एजुकेशन गेन करी शुरुआत में, ना ही उसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पाई जो उसका अर्ली पार्ट था लाइफ का। इसी वजह से बेचारे जो विलास था उसकी इनकम जो थी ना वो इंक्रीज़ हो पाई, और वो वही काम कर रहा था जो उसकी मदर करने लगी, जिसकी वजह से वो एक अनस्किल्ड लेबर बना, यानी कि उसके पास कोई हुनर नहीं था। जैसे कारपेंटर है उस पर कारपेंटिंग का हुनर है, टेलर है उस पर टेलिंग का हुनर है, तो ना उस पर कोई हुनर था, ना उसके पास एजुकेशन थी, ना उसकी हेल्थ अच्छी थी। तो देखो उनके लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आ गया। जो साकाल था वो तो बहुत आगे निकल गया, जो विलास था वो बहुत पीछे निकल रह गया। Investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the futures. This investment on people is the same as investment in land and capital. One invests in shares and bond expecting higher returns in the futures. तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन एंड मेडिकल्स की फॉर्म में, वो उन्हें हाई रेट्स ऑफ रिटर्न देता है फ्यूचर के अंदर। जैसे आप किसी लैंड और कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, फ्यूचर के अंदर ज़्यादा गेन होगा। ऐसे ही अगर आप ह्यूमन के अंदर भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अ चाइल्ड टू
with investment made on education and health can yield a higher return in the future in the form of higher earnings and good contribution to society. Educated persons are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's needs of education and school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves are uneducated and lacking in hygiene keep their children in similarly disadvantaged state. तो देखिए, अगर एक चिल्ड्रन है, हम उसकी इन्वेस्टमेंट करें उसकी एजुकेशन एंड हेल्थ में, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेंगे फ्यूचर्स के अंदर. उसकी अर्निंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई होंगी और वो हमारी कंट्रीब्यूशन करेगा हमारी सोसाइटी के लिए भी. तो एजुकेटेड पेरेंट्स, जितने भी एजुकेटेड पेरेंट होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, हेल्थ की इंपॉर्टेंस को जानते हैं. ठीक है ना. तो वो न्यूट्रिशंस पे, हाइजीन्स पे, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो उससे जो है ना, वो क्या बन जाते हैं, ज़्यादा वर्चुअस बन जाते हैं. वर्चुअस का मतलब होता है ज़्यादा उनके पास गुण आ जाते हैं. ठीक है ना, स्किल आ जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड देखिए, एक विशियस साइकिल किसके पास रहती है, डिसएडवांटेज पेरेंट्स के पास. यानी कि एक लालच रहता है उन्हें कि जो बेचारे अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेशन पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करते बच्चे के, ना हाइजीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. इसी वजह से उनके चिल्ड्रन भी एक डिसएडवांटेज स्टेट के अंदर रह जाते हैं. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर. Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed, rich countries. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by the peoples have made these countries rich and developed. तो जैसे इसमें बताया गया है कि जो जापान जैसे कंट्री, उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है ना. उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं थी, तब भी आज डेवलप कंट्री है, एक रिच कंट्री है जापान. तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे वो एक इतनी ज़्यादा डेवलप और रिच कंट्री बन गई, क्योंकि उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया. और किसकी फॉर्म में, एजुकेशन और हेल्थ की फॉर्म में. यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ पे, एजुकेशन पे. और जब उनको हेल्थ और एजुकेशन मिल गई उनकी पॉपुलेशन को, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया अदर रिसोर्सेज को, जैसे लैंड हो गई, कैपिटल हो गई. तो इस एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो पीपल थी और जो वहाँ की इकनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई. ठीक है ना. अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. Like Vilas and Sakal, people have seen that engage in various activities. We say that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The various activities have been classified into three main sectors: primary, secondary and tertiary sectors. Primary sectors include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farm, mining and quarrying. Manufacturing is included in the sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance sector are introduced in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. These goods and add value to the national income. These activities are called economic activities. तो कि जैसे हमने देखा कि विलास क्या करता था, क्या नाम है, फ़िश को सॉल्ट आउट करता था, जबकि साकाल को एक जॉब मिल गई थी एक फर्म के अंदर. तो देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं. कोई एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, कोई किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है. तो देखिए, अलग अलग एक्टिविटी को जो है ना क्लासीफाई किया गया है. तो देखिए, जो इन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो आती हैं जब हम किसी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है. जैसे देखिए, हमने क्या नाम है, सनलाइट का यूज़ करके, सॉइल का यूज़ करके और रेन वाटर का यूज़ करके एग्रीकल्चर किया. ठीक है ना. तो ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर. हमने किसी एनिमल का यूज़ करके एक डेयरी खोली, तो उसके अंदर भी हमने किस चीज़ का यूज़ किया, एक नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ किया. तो ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर. दूसरा होता है आपका, देखो, सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ों को, और जो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू को इन्हांस करते हैं, यानी कि इंक्रीज़ करते हैं. तो ये सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं. देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सारी वो चीज़ें आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है. जैसे कॉटन है, वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्स से हमने प्रोड्यूस किया है. लेकिन कॉटन से क्या बनती है, शर्ट बनती है. और किस तरह बनती है, एक प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चर की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसके द्वारा बनती है. तो शर्ट क्या है, किसके अंदर आएगी, आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमने चीज़ को प्रोड्यूस किया है. जैसे शुगर कैन है, वो क्या है,
प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा, लेकिन शुगर केन से क्या बनेगी, चीनी बनेगी, किसके अंदर जाके, शुगर मिल के अंदर जाके, तो ये किसके अंदर आएगी, आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। देखिए तीसरा सेक्टर होता है जिसके अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि वो सर्विस प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं हम टर्शरी सेक्टर। अब देखो जब ये सर्विस प्रोवाइड करता है तो हम इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो देखो कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सारी सर्विस सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर। देखिए प्राइमरी सेक्टर को किस चीज़ की नीड होगी, अपने जो शुगर कैन है उसे ट्रांसपोर्ट करने की, क्योंकि शुगर मिल तक के ले जाना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शरी सेक्टर। ऐसे उन्हें क्या नाम है, देखिए ट्रैक्टर की नीड होगी, और क्या नाम है, टूल्स की नीड होगी, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों की नीड होगी, और उन सब चीज़ों के लिए उसे किसकी नीड होगी, मनी की। और मनी किससे, कौन कहाँ से आएगी, उसके पास बैंक से, और वो बैंक वाली सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शरी सेक्टर। तो देखो प्राइमरी सेक्टर की हेल्प कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। ऐसे सेकेंडरी सेक्टर को भी देखिए कम्युनिकेशन की भी हेल्प होगी, ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड होगी, और फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स की भी यूज़ होगी, तो उसके लिए भी उसमें पैसे चाहिए होंगे, वो भी किससे बोरो करेगा, बैंक से। तो सेकेंडरी सेक्टर को भी कौन हेल्प कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा था, कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, पोटैटो प्रोड्यूस हुआ, कॉटन प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बाइसाइकिल प्रोड्यूस हुई, कोई कार प्रोड्यूस हुई, शुगर प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। जबकि सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेक्टर को या सेकेंडरी सेक्टर को या किसी भी आदमी को। जैसे टीचर्स हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये जितनी भी सर्विस वाली चीज़ें हैं ये टर्शरी सेक्टर में आती हैं, इस वजह से इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, इस वजह से उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चर या नेचुरल प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, इस वजह से उसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब देखो ये जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनके 2 पार्ट्स हैं, एक मार्केट और एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दीज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ 2 पार्ट्स, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट हैं, एक मार्केट एक्टिविटी और एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनी वन who performs activity performed for pay or profit. This include production of goods or services including government services. तो देखिए मार्केट एक्टिविटीज़ का मतलब है रिम्यूनरेशन, यानी कि किसी को जब सैलरी मिलती है, जब वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो किसके अंदर आता है, मार्केट एक्टिविटी। यानी कि जैसे टीचर है उससे सैलरी मिलती है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, उन्हें सबको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो किसके अंदर आती है, यानी कि जिससे जब किसी एक्टिविटी के रिटर्न में या अगेंस्ट में क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो किसके अंदर आएगी, आपकी मार्केट एक्टिविटी। और एक किससे भी रिलेटेड है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट एक्टिविटी के अंदर या तो कोई गुड प्रोड्यूस होता है या कोई सर्विस होता है। जैसे मैंने बताया जो डॉक्टर है उसने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, उसकी जगह आपको उससे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो ये मार्केट एक्टिविटी के अंदर। या फिर किसी ने आपको क्या नाम है, आपको कॉटन की शर्ट बेची, तो उसकी जगह उसे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो भी किसके अंदर आएगा, आपका मार्केट एक्टिविटी के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे गुड्स की प्रोडक्शन आती है, ये सर्विसेज आती हैं, ठीक है ना, ये किसके अंदर आती हैं, आपके मार्केट एक्टिविटी के अंदर। तो दूसरा पार्ट क्या है इसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। ये देखिए इसके अंदर जो है ना, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है, सिर्फ अपने लिए की जाती हैं। जैसे एक गरीब फार्मर है, उसके पास बस इतना सा लैंड है जिस पे वो अपने लिए क्या कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, यानी कि इतने वीट राइस उगा लेगा कि बस उसका अपना खुद का पूरा हो जाएगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो जाएगा। तो ये किसके अंदर आती है, आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी, यानी कि जिससे हमें कुछ इकोनॉमी तो मिल रही है लेकिन वो हम मार्केट के अंदर सोल्ड आउट नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक आपका हाउस है, वो भी क्या है, आपका फिक्स कैपिटल है, यानी कि आप उसे किसी और को दे के पैसे नहीं कमा रहे, बस अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं। और एक आदमी ऐसा है जिसके पास बहुत सारे जो है ना हाउसेस हैं, उसने क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रखे हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब आपने किसी को दे नहीं रखे हैं तो अपने अपने लिए कंज्यूम कर रहे हैं, सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो फिक्स एसेट के अंदर आ जाएगा। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the field. Sakal mothers, Sheila cooks food, clean utensils, washes clothes, cleans and house and look after the children. Saka's fathers, Butta, cultivate the fields, sells the produce in the market and earns money for the family. ये कह रहे हैं कि कुछ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर है।
डिवीज़न ऑफ लेबर या मैन एंड वुमेन के बीच में, कि ये मतलब पहले से ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैन ये काम करेंगे और वुमेन ये काम करेंगे। जैसे इसके अंदर जो साकाल की मदर थी वो खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, अपने क्लोथ्स जो थी उन्हें वॉश करती थी और अपने जो चिल्ड्रंस थी उनको लुक आफ्टर करती थी, जबकि जो साकाल के फादर थे वो फील्ड पे जाके वर्क करते थे, ठीक है ना, और जो प्रोडक्शन होता था उसे मार्केट के अंदर सोल्ड आउट करते थे और उससे जो मनी आती थी उससे फैमिली को अपनी रन करते थे। अब देखिए सेकंड, शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली बट बुटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन डेयरिंग हिज फैमिली। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। तो देखिए जो साकाल की मदर थी शीला, जो घर में अपना काम करती थी अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के अंदर और खाना बनाना, बर्तन धोना, उन सब चीज़ों के लिए उसे पैसे नहीं मिलते थे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें जो बूटा था उसे पैसे मिलते थे, ठीक है ना, अपनी फैमिली को रियर करने के लिए, जो सर्विसेज वो डिलीवर्ड करती थी अपनी फैमिली को। तो जो हाउस होल्ड वर्क है जो वुमेन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे आज भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता नेशनल इनकम के अंदर। गीता, मदर ऑफ विलास, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। दस वुमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Whereas various activities relating to the legal protection is meager. Employment in this sector are characterized by irregular and low income. In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security systems. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sectors, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other services including job that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. तो देखिए इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी वुमेन के पास स्किल ना हो या कोई एजुकेशन ना हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा लो इनकम मिलती है एक आदमी के हिसाब से, ठीक है ना। तो वुमेन्स जो है ना उन्हें लो इनकम मिलती है एज़ कम्पेयर टू मैन। जैसे बहुत सारी वुमेन जो है ना ऐसी जगह काम करना पड़ता है उन्हें जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती अगर उनके पास स्किल और एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि उनकी जो एक तो क्या होती है लो इनकम होती है, ठीक है ना, और इरेगुलर इनकम होती है, जॉब सिक्योरिटी भी कम होती है और उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जैसे उन्हें ना मैटरनिटी लीव मिलती हैं, ना चाइल्ड केयर, ना अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता उन वुमेन्स के पास जिनके पास लो इनकम हो या फिर जिनके पास जो अनस्किल्ड हो और जो अनएजुकेटेड हो। जबकि अगर वुमेन भी क्या मिल जाए, हाई एजुकेशन मिल जाए या उनके पास स्किल आ जाए तो उन्हें भी इक्वल पे मिलता है जितना एक आदमी को मिलता है। कुछ जैसे वुमेन्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर चली गई हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हाई लेवल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस मतलब मिलती, ऐसी जगह पे हैं वो, कोई साइंटिस्ट बन गई, कोई एक और अच्छी सी जगह चली गई, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि स्किल एंड एजुकेशन आने के बाद वुमेन एंड मैन की जो वेजेस होती हैं, जो सैलरी होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। और अगर वुमेन अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड हैं तो एक मैन एंड वुमेन की जो सैलरीज होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।